हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से है। तो ये हमारे एमसीक्यू बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हुए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सब नंबर 1 क्वेश्चन जो है हमारा, बोला गया है कि एक अच्छा चालक वे होता है। तो एक अच्छा चालक कौन सा होता है? तो बोला गया है कि एक अच्छा चालक वे होता है जिसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो मतलब जिसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होगी सबसे अच्छा चालक होगा, ना कि वो जिसका आकार छोटा होगा। ये गलत है। जो सुंदर होगा ये भी गलत है, ये भी गलत है। और जिसमें कम वोल्टेज धारा प्रवाह होगी, तो वोल्टेज धारा हमें ज़्यादा चाहिए। मतलब कि हमारा सी आंसर क्या है, करेक्ट है, जिसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हम विद्युत का उत्पन्न सुचालक कौन सा है? अब सुचालक पूछा जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ था कि जो कंडक्टर होते हैं पे बेस्ट कंडक्टर, मतलब कि जो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। तो गुड कैटेगरी की कंडीशन में कौन आता है? तो ये होता है हमारा सिल्वर। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे गुड कंडीशन जो होती है हमारी, गुड कंडक्टर जो होते हैं, नंबर 1 जो आता है हमारा, पहले नंबर 1 पे गोल्ड। और उसके बाद कौन सा आता है? फिर आता है सिल्वर, फिर आता है हमारा कॉपर, फिर आता है हमारा एल्युमिनियम। इस तरीके से इसको कैटेगरी वाइज रखा गया है। तो अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता कि अगर यहाँ पे अगर गोल्ड होता, ऑप्शन गोल्ड होता, तो हमारा जो आंसर होता वो गोल्ड होता। जबकि यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, सिल्वर। तो यहाँ पे सिल्वर क्या है हमारा ऑप्शन में है। तो सबसे सेकंड नंबर वाला को जो होगा हमारा आंसर सिल्वर होगा, जो कि डी ऑप्शन है हमारा, एक अच्छा कंडक्टर जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो रहा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की। तो नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक साधारण विद्युत परिपथ में नियंत्रण उपकरण स्विच का उद्देश्य क्या है? तो स्विच का उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्विच का उद्देश्य क्या है? तो स्विच का उद्देश्य क्या है हमारा? तो आप ऑप्शन देखो। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्विच होता है वो मेक एंड ब्रेक करने का काम करता है। मतलब कि सर्किट को तोड़ना और सर्किट को जोड़ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह शुरू या बंद करना, मतलब कि स्टार्ट और स्टॉप करना। मतलब विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसको कंट्रोल करती है। तो स्विच का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना, मतलब कि स्टार्ट और स्टॉप करना। तो उससे हमारी क्या होती है, धारा कंट्रोल होती है। तो यही हमारा स्विच का काम होता है। जबकि ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, गलत हैं। ये आगे जो 3 ऑप्शन है हमारे गलत हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष की बात की जा रही है। जबकि आपको पता है कि तांबे में कितने होते हैं, 29। तांबे के कितने होते हैं, 29। पर यहाँ पे पूछा गया है तीसरे कक्ष में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है कॉपर के आइटम। तो ये कॉपर के आइटम है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 29 हैं। तो पहली कक्षा में कितने हैं? तो पहली कक्षा में हमारे यहाँ पे देखो, ये कक्षा 1 जो है हमारे, इसमें 2। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमारे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरी कक्षा में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर जो हमारी आगे लास्ट कक्षा जो है उसमें 1। तो यहाँ पे तीसरी कक्षा में कितने हैं हमारे, 18। तो आंसर क्या होगा? जबकि यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। तो
हमारा इसमें कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 29 भी दिया हुआ है, ऑप्शन में 29 भी दिया हुआ है, पर ये आप ध्यान रखना 29 कब होगा, जब आपको कॉपर के पूछे गए होंगे। अगर आपको इसकी तीसरी कक्षा में कितने हैं, तो तीसरी कक्षा की बात की गई है, तो तीसरी कक्षा में कितने हैं हमारे 18। अगर आपको पूछते दूसरी में कितने हैं तो कितने होते 8। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ बोला गया है, तो यहाँ पे हमारे ये जो तीनों है ये क्या है हमारे चालक, और ये जो है हमारा जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम क्या है हमारा ये अर्धचालक। तो हमारे दो अर्धचालक होते हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ये हमारे दो एक गुड अर्धचालकों की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि न्यून ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग फॉर एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई के ऊपर चेक करते हैं, तो नियॉन ध्रुवता को एसी सप्लाई के ऊपर चेक करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है। आगे जो ऑप्शन है बोला गया है कि दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, और लास्ट जो ऑप्शन बोला गया है कि एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा, तो ये है हमारा ए। तो एसी सप्लाई जब भी होगी, तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है एसी सप्लाई में, एसी सप्लाई जब भी होगी तो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एसी सप्लाई में हमारे दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। जब डीसी सप्लाई होगी, जब डीसी सप्लाई होगी तो हमारा केवल एक इलेक्ट्रोड ही जलेगा। तो ये कौन सी सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे, ये कौन सी डीसी सप्लाई पे हमारा एक ही इलेक्ट्रोड क्या होता है, जलता है। और अगर क्या होता है, अगर स्पार्किंग होती है, अगर स्पार्किंग होती है तो क्या होगा, स्पार्किंग करता है तो वह टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर एक टर्मिनल आपका क्या करता है, स्पार्किंग करता है, तो वो टर्मिनल क्या होगा आपका, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से ये भी आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा की दिशा क्या होती है। पारंपरिक दिशा पूछी गई है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा करंट फ्लो होता है। मतलब कि पॉजिटिव से चलता है कहाँ की ओर, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये याद रखना, आपको पता होना चाहिए ये। आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई, मतलब कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं होता है, तो कहाँ कौन से इस पे नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एसी सप्लाई पे, तो एसी सप्लाई पे भी ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। कंडीशन जब हमारे पास क्या होता है, शुद्ध रजिस्टिव लोड होता है, प्योर रजिस्टिव लोड होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास लोड जो होता है 3 तरह का होता है, रजिस्टिव और इंडक्टिव, और एक आपका होता है कैपेसिटिव। तो यहाँ पे ओम्स लॉ जो होता है इंडक्टिव पे भी नहीं होता है यूज़, और कैपेसिटी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। जबकि जो हमारा शुद्ध रजिस्टिव लोड होगा तो उसके ऊपर हमारा ओम्स लॉ अप्लाई होता है, एसी सप्लाई की कंडीशन की बात की जाए तो। अब ये जैसे कि आपका शुद्ध इंडक्टिव लोड कौन सा, जैसे आपका हीटर हो गया, आपका जैसे आपका फ्यूज़ हो गया, तो ये जो है ये हमारे शुद्ध इंडक्टिव लोड हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। अब आगे आपको ये पता चल गया कि आपका
इस पे तो ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। अब डीसी के ऊपर तो आपको पता है कि ओम्स का लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। तो तीनों लोड के ऊपर, आर एल सी के ऊपर, तीनों लोड के ऊपर हमारा डीसी सप्लाई के ऊपर ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे बात की जाए चालक के ऊपर, तो चालक के ऊपर भी हमारा ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। जैसे आपको पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो अब यहाँ पे जैसे इनपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, मतलब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो यहाँ पे चालक के ऊपर भी हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, ओम्स लॉ का अप्लाई होता है। अब बात करें अर्धचालक के ऊपर, तो अर्धचालक के ऊपर हमारा ओम्स का लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी जो हुआ करेक्ट आंसर है आपका, अर्धचालक। तो अर्धचालक के ऊपर ओम्स का लॉ अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो होता है V प्रोपोर्शनल टू I के बराबर नहीं होता है, इसलिए अर्धचालक के ऊपर ओम्स का लॉ अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम, आगे बात करें तो आगे बोला गया है कि 5 किलो ओहम के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ बोला गया है कि 5 किलो ओम का हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है जिसमें 12 वोल्टेज क्या है, हमारे पास 12 वोल्टेज दी गई है। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, हमारे पास आर दिया गया है 5 किलो ओहम और वोल्टेज दी गई है हमारे पास 12 वोल्टेज, और हमें निकालना क्या है, हमें आई निकालना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी आई होता है, जो कि इस तरीके का ओम्स लॉ होता है। ये आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I और इस तरीके से। तो हमने क्या निकालना है, आई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, V अपॉन R। तो V कितना है हमारे पास, V कितना दिया गया है हमारे पास, तो I इजकल टू V हमारे पास 12 वोल्टेज दिया गया है, और हमारे पास रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो हमारे पास 5000, इसको क्या किया गया है, हमने किलो ओम को ओहम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 5000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये आंसर, 0.0024 एम्पेयर। बट हमारे से जो आंसर पूछा गया है, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा, तो यहाँ पे मिली एम्पेयर में पूछा गया है। तो मिली एम्पेयर में हमने किस में निकाला, जब I इजकल टू 12 डिवाइडेड बाई 5000 को क्या किया, हमने डिवाइड किया, तो आंसर यहाँ पे आता है 0.024 एम्पेयर। तो ये एम्पेयर में आ रहा है, तो ये चेक कर लेना कि यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, तो मिली एम्पेयर में निकालना है हमने। मिली एम्पेयर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मिली एम्पेयर में निकालने के लिए हम 0.0024 मल्टीप्लाई, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2.4 मिली एम्पेयर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है हमारा ए जो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा ए, 2.4 मिली एम्पेयर। अब आगे का क्वेश्चन पूछा गया है कि आगे बोला गया है कि एक 100 वोल्ट के लैंप में से 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो लैंप का प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले हमारे पास वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट, और करंट कितना है हमारे पास, 5 मिली एम्पेयर, और हमने निकालना है क्या, आर निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन आई होगा। तो यहाँ पे हम करंट निकालेंगे, तो करंट हमारे पास रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 100, इसको क्या करेंगे, डिवाइड 5 मल्टीप्लाई
10 की पावर 3 ये होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये 3 जो है हमारा ऊपर चले जाएगा। सो मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये माइनस में थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो जब ऊपर जाएगा 10 ये ऊपर चला जाए, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, तो यहाँ पे 5 आया। 5 को जब काटेंगे तो यहाँ पे ये 20 से चला जाएगा, तो 20 से जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, 20,000 ओहम। ये ओहम में निकला। अब किलो ओम में निकालना है, तो किलो ओम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको 2 किलो 20 किलो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 20 किलो ओहम। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर नंबर ये क्या हमारा, ये यहाँ पे। ये था आज का टॉपिक हमारा 10 क्वेश्चनों का। तो ये आगे अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हुए हैं तो उनको चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।